चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स का आपका जो है मॉक टेस्ट आ चुका है रिमाइंडर बुक का, और ये मॉक टेस्ट टोटल है आपके 7 कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपका बायोलॉजी का एक नए बुक से जो चल रहा है उसका भी चलेगा, उसमें भी टॉपिक बाय टॉपिक है, वो भी करवा दूंगा। एलपी का जो भी रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका रिजल्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं, और फर्स्ट शुरू करते हैं। इसमें नो डिस्कशन, नो डिटेल, सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। और बात करूं, अगर ज़्यादा जानकारी जानना है, अगर फिजिक्स के बारे में ज़्यादा टॉपिक वाइज पढ़ना है तो ऑनलाइन दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। उसी का क्वेश्चन ये हूबहू है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार, इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए क्या होगा। तो किसी पिंड का भार है तो आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो किसी पिंड का अगर भार की बात करेगा तो समझिएगा कि ध्रुवों पर अधिक होता है, याद रखिएगा, मतलब अधिकतम होता है। दूसरा प्रश्न को ध्यान से रखेंगे, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, अब सोचिए जबकि लिफ्ट क्या होगा, आदमी का भार कब होगा, नीचे आइएगा तब। क्या आदमी जब लिफ्ट में है और नीचे आएगा तो भार होगा ज़्यादा? नहीं। अधिक कब होगा भार? जब ऊपर की ओर जाएगा लिफ्ट, तो ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तभी होगा। कैसे करे? त्वरण से गमन करेगा तो ऊपर की ओर चलेगा तभी हो सकता है भार, वो भी त्वरण से गमन करेगा तभी। ठीक है, अनुमान लगाइए ना, इमेज बनाइए अपने माइंड में। लिफ्ट में तो सब बैठे होंगे आजकल, है ना। चलिएगा तीसरा प्रश्न है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, बताइए, मान लीजिए किसी पिंड को आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा बताइएगा। क्या होगा, उसका द्रव्यमान में चेंज होगा कि नहीं होगा, वही रहेगा, या भार में चेंज होगा, क्या होगा, यही कहना चाह रहा है, बताइएगा। तो तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। और सच बात है यही, किसी पिंड को अगर पृथ्वी से चंद्रमा की पर ले जाना है, पर ले जाइए चंद्रमा पे, मान लीजिए ले जाइए, तो उसका द्रव्यमान जो है ना वही रहेगा, लेकिन भार जो है इसका चेंज हो जाएगा, है ना, भिन्न हो जाते हैं। तो क्लियर हो गए। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करें, तो किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो, अब मान लीजिए किसी पिंड का वेग आप दुगना हो गया तो क्या होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या होगा, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो वेग अगर दुगना है तो अब बताइए क्या होगा। तो वेग अगर दुगना है तो क्या, त्वरण दुगना होगा, गति ऊर्जा दुगना होगा, संवेग दुगना होगा, या स्थित ऊर्जा दुगना होगा, क्या होगा। तो अच्छे से हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग दुगना होगा। जैसे ही वेग दुगना की बात करेगा वैसे ही संवेग दुगना होगा। क्लियर बात है। चलिए पांचवें प्रश्न की बात करें, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी बताइएगा। हम मानते हैं कि जैसे ही वेग की बात करेगा, 2 गुना की बात करेगा तो संवेग भी दुगना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गति ऊर्जा क्या होगी, अगर वेग दुगना होने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। अब बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। तो हम अच्छे से जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। जैसे ही गति ऊर्जा की बात करेगा तो 4 गुना, अगर वेग में अगर 2 गुना है तो गति ऊर्जा 4 गुना होगा, अगर वेग में अगर 2 गुना है और संवेग पूछे तो संवेग में 2 गुना ही होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है। बताइए, अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दाब नापना है, अब मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है, उपकरण क्या है, यंत्र मतलब उपकरण क्या होगा। तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, बैरोमापी। यहाँ पे बैरोमीटर दे देता है, लेकिन बैरोमीटर की जगह पे बैरोमापी कर दिया है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है कि किसी पिंड का अधिकतम भार क्या होगा, बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। अगर किसी पिंड की बात करें और उसके अधिकतम भार पूछ रहा है तो क्या होगा, कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, बता सकते हैं। तो हाँ बताएंगे, सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में होगा और कहीं नहीं होगा। अगर मान लीजिए अधिकतम भार की बात करेगा तो इस ऑप्शन के हिसाब से निर्वात में होगा, वैक्यूम में होगा। ठीक है, चलिए देखिए आठवां प्रश्न है कि एक जल भरे बीकर है, जल से भरा हुआ बीकर में अगर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, एकदम तैरता है भाई, पानी में डालिएगा तो बर्फ तैरेगा, तैरता ही है ना। बर्फ के पिघलने
पर बीकर में जल का तल क्या होगा। अब जान लीजिए कोई बीकर में जो बर्फ़ डाले हैं और उस बर्फ़ में पानी भी है और बर्फ़ भी है, अगर मान लीजिए बर्फ़ गल रहा है तो क्या होगा, उसका तल क्या होगा, पानी बाहर निकल जाना चाहिए। क्या ये सही है कि पानी हूबहू रहना चाहिए, क्या होगा। तो एकदम सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ववत बना रहेगा। पूर्ववत मतलब हूबहू, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप गिलास में पानी ले लीजिए, ठीक है, एक गिलास में पानी ले लीजिए और पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें बर्फ़ भी डाल दीजिए, ठीक है, बर्फ़ भी डाल दीजिए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बर्फ़ अगर गल जाएगा ना तो हूबहू पानी रहेगा, कोई नहीं, एकदम बराबर ही रहेगा, कोई घटेगा नहीं, कोई बढ़ेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। सिंपली पूर्ववत बना रहेगा जैसा पानी है। मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्या है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, बताएंगे। 9वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हाँ बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी पारा होगा। क्या होगा, पारा होगा। थोड़ा फास्ट चले, 50 क्वेश्चन है, चलते हैं। आर्द्रता मापी यंत्र, आर्द्रता मापी यंत्र मतलब आर्द्रता मापी उपकरण की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है बताइएगा, बताएंगे। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता ऐसे बोला जाता है, अपेक्षित आर्द्रता भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा 11वें प्रश्न की बात करते हैं। किसकी, 11वें प्रश्न की बात करते हैं, 1 मिनट। 11वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मतलब वेव जो लेंथ होते हैं सबसे लंबी होती है। किसकी सबसे लंबी होती है बता सकते हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य अगर पूछे सबसे लंबी होती है, किसकी होती है। तो 11वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी अवरक्त का होता है, ठीक है। इंफ्रारेड जो होता है ना उसी का होता है, जिसे अवरक्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर ज़्यादा जानकारी जानना है तो ऑनलाइन में जाइए और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। 12वां प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत VVI क्वेश्चन, एकदम लिख के ले लीजिए, LP वाले तो पक्का ले लीजिए। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, बता सकते हैं। तो हाँ बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी किरीट का, मतलब कोरोना का भाग दिखाई देता है, ठीक है। 13वां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसा होगा। समतल, अगर मान ली समतल दर्पण जो है, आईना जो है, वो बताइए उस पर जो बनी प्रतिबिंब कैसा होगा। तो 13वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासीय होता है। और क्या होता है, क्या होता है, आभासीय होता है। क्लियर हो गए। चलिएगा 14 प्रश्न है, 14वां प्रश्न है कि दंत चिकित्सक जो कि डेंटिस्ट जो होते हैं, दंत चिकित्सक का दर्पण बताइएगा क्या होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से देंगे। तो दंत चिकित्सक का दर्पण बताइएगा, चिकित्सक जो आईना देखते हैं, दांत जो देखते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो बताइएगा किस तरह का दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छे से हम जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण का, ठीक है। ये सवाल हो गया। चलिएगा 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न है कि मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु, तो मोटर वाहन अगर मान लीजिए चलाते हैं आप लोग, सब चलाता होगा, जरूर चलाते हैं सब लोग, है ना, हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते होंगे, महिलाएं भी आजकल चलाती हैं। तो मोटर वाहन में के पीछे का दृश्य देखना है तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और डॉक्टर जो होते हैं, दांत वाले डॉक्टर, वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल सॉरी लेंस नहीं, दर्पण सॉरी दर्पण, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट बोलने में हो जाता है, सॉरी क्षमा। चलिए 16वां प्रश्न है, 3 प्राथमिक वर्ण बताएंगे। 3 प्राथमिक वर्ण कौन कौन होते हैं बता सकते हैं। तो हाँ बताएंगे, मैंने इस पे भी चर्चा किया था, स्पेशली वन लाइनर में डिस्कस किया है, क्योंकि इससे सवाल बनता है, VVI क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर होता है, 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए नीला, हरा और लाल है। कैसा, नीला, हरा, लाल होता है। चलिएगा 17वां प्रश्न की बात करें तो कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल मतलब रेटिना के सदृश है। तो रेटिना के सदृश है बताइएगा। तो कैमरे का कौन सा भाग जो है मानव नेत्र के दृष्टिपटल मतलब रेटिना के सदृश है, बताएंगे। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो हाँ हम जवाब देंगे 17वां प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी देंगे, फिल्म होता है। हाँ बहुत अच्छे जानते हैं, फिल्म की भाग होता है,
18वां प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन आगे समझते हैं, उसके बाद बताएंगे। पुरुषों की अपेक्षा जो हमारा आवाज़ है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण जो है उसकी क्या होती है। मान लीजिए हमारा जो आवाज़ है, हमारी आवाज़ और महिलाओं की आवाज़, मतलब स्त्री की आवाज़ या लड़कियों की आवाज़ क्या तीक्ष्ण होती है, थोड़ा सा एकदम गूंजता है ना, पतला थोड़ा होता है, तीक्ष्ण होता है कि नहीं। 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए उच्च आवृत्ति का कारण होता है। उच्च आवृत्ति होते हैं, इसके कारण होते हैं पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में तीक्ष्ण आवाज़ होती है। ठीक है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। 19वां प्रश्न है ध्वनि का अधिकतम वेग क्या होता है, बताएंगे। ध्वनि का अधिकतम वेग अगर पूछे आपसे तो बताइएगा क्या होगा। देखिए बेगा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बेग। ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है क्या होता है, तो हम बताएंगे ध्वनि का अधिकतम वेग जो होते हैं कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में होता है, जो कि इस पर चर्चा भी किए थे। तरंग अगर चैप्टर देखे होंगे उस पर ये चर्चा हुई है। 20वां प्रश्न है मैक संख्या, ये भी चर्चा हुआ है। मैक संख्या मतलब मैक संख्या का संबंध जो है बताइएगा किससे है। तो जैसे ही मैक संख्या की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, वायुयान के वेग से संबंधित है। किससे? वायुयान के वेग से संबंधित है। चलिएगा 21 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसका आंसर जो है इस 4 ऑप्शन में एक ही आंसर है, वो है विद्युत मोटर। याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे। डायनेमो का बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर, मैं उसका लाइक और कमेंट करके बताऊंगा यस या नो में कि आप सही बताएंगे नहीं। चलिए लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन, तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो चलिए बताइए जल्दी, पढ़ लिए होंगे। चलिए तो इसका आंसर होता है 22 का ऑप्शन नंबर बी, विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है। देख लीजिए तो लाउड स्पीकर क्या होता है कि मान लीजिए विद्युत से यांत्रिक की बात हो रही, विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में होता है। लाउड स्पीकर वही तो है। चलिएगा 23वां प्रश्न की बात करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है, तो क्या कहलाएगी बताइएगा। अभी जस्ट आप पढ़े हैं और बहुत अच्छे से जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी डायनेमो। यही तो सवाल मैंने पूछा था आपसे। विद्युत मोटर तो आप पढ़ लिए, अब विद्युत मोटर पढ़े, अब डायनेमो का। तो डायनेमो जो है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 24 क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे देखिए और 2 ऑप्शन नीचे भी दिखाऊंगा। तो 24 का आंसर का जवाब देंगे तो देखिए ये दोनों जो ऑप्शन है आपका नहीं होगा, क्योंकि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य जो है यहाँ पे देखिए आपका ये जो आंसर दिख रहा होगा यही होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये ओवरलोडिंग या लघुपथन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। तो फ्यूज का काम क्या है, ओवरलोड आप करिएगा, अचानक बिजली की ओवरलोड होता है तो अचानक फ्यूज बंद हो जाता है, मतलब फ्यूज उड़ जाता है, तो वो लघुपथन की स्थिति को परिपथ को भंग करता है, मतलब कि ज़्यादा स्पीड ना हो, ज़्यादा वोल्टेज ना बढ़ जाए, इसलिए कंट्रोल करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर बताएंगे परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या क्या होगी, मतलब परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होगी, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना होगा। तो याद रखिए जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 10⁻⁻10 घात मीटर होता है, बस याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे यूरेनियम 235 नाभिक जिसे न्यूक्लियस में बताइएगा क्या होगा। यूरेनियस 235 मतलब नाभिक बताएंगे, ब्रैकेट में न्यूक्लियस बोला जाता है, याद रखेंगे, में क्या होगा, कितना होगा बताइएगा। 26 का आंसर का जवाब देंगे, आप अच्छे से जवाब देंगे 26 ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बल संख्या 235 होता है। किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, दोनों का क्या होता है 235 बल संख्या होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलेगा यूरेनियम 235 का बताया गया, ठीक है, बल संख्या होता है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बस इतना क्लियर रखेंगे। 27 परमाणु में नाभिकीय परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी है बताइएगा, बताएंगे कौन सा होता है परमाणु में, अगर नाभिकीय परिवर्तनों में अगर पूछे, परिवर्तन के फलस्वरूप अगर पूछे कि तरंग कौन सी है बताइएगा। 27 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 27 का डी होगा, गामा किरण होता है।
क्या होता है, गामा किरण होता है, बात याद रखेंगे। चलिएगा 28 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिएगा। खगोलीय दूरी का मात्रक, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष होंगे। हम जानते हैं दूरी जैसे ही आए प्रकाश वर्ष। देखिए एक बात बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सोचने वाली क्वेश्चन है। कैसे, सूरज के अलावा, सूरज तो हमारा सेकंड में वो हो जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। सूरज के अलावा मतलब सूरज को छोड़ दीजिए, उसके अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश की पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना होगा। मतलब जो स्टार है, मान लीजिए एक सूरज जो स्टार है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा पृथ्वी के निकटतम जो स्टार है पृथ्वी का, उस पर जो तारे का जो स्टार का जो है, आप याद रखिएगा, प्रकाश जो आती है पृथ्वी पर कितना समय लगता है। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्ष लगते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, याद रखिएगा 4.2 ईयर्स लग जाते हैं। चलिएगा 30वां प्रश्न है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या होगा। मतलब उपकरण मतलब यंत्र बताएंगे। समुद्र में कोई डूबी हुई वस्तु को पता लगाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब किसका इस्तेमाल करेंगे, किस तरह का उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब ही देना है तो हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सोनार। यही तो आंसर होगा, क्या होगा, सोनार। ठीक है, चलिएगा 31 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में संरेखक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा बताइएगा, अगर भारी मशीनों में अगर संरेखक के रूप में अगर प्रयुक्त किया जाता है तो कौन सा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। और क्या करेंगे भारी मशीनों में। 32 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। ऑटो वाहनों में द्रव चालित ब्रेक है। एक द्रव चालित ब्रेक होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक बोला जाता है, हाइड्रोलिक बोला जाता है। तो द्रव चालित ब्रेक है, तो इसमें जो है किस सिद्धांत पर काम करता है ये। ऑटो वाहन में जो द्रव चालित जो वाहन ब्रेक होते हैं जिसे हाइड्रोलिक बोला जाता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, किसके अनुसार करता है बताएंगे। तो हाँ बताएंगे ऑप्शन नंबर सी पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। किसके अनुसार, पास्कल सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, 33 का आंसर का जवाब देंगे कि डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के, याद रखिएगा, पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के बताएंगे क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। मतलब देखिए एंडोस्कोप बोला जाता है, मतलब पेट के अंदर वाली चीज़ को देखने के लिए डॉक्टर जो हैं, अगर मान लीजिए कोई रोगी को पेट के अंदर की बात करें, आंतरिक मतलब देखना चाहते हैं, मतलब पेट के अंदर की जो है देखना है, तो एंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो अब बताइए कि एंडोस्कोप प्रकाश के क्या होंगे, किस पर निर्भर होंगे। जो एंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं कौन से प्रकाश का पर निर्भर होता है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही निर्भर होता है, बस याद रखेंगे। चलिएगा 34 क्वेश्चन नंबर। एसी को डीसी में, मतलब एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति मतलब या परिवर्तन करने की उपकरण का नाम बताएं। उसे किस नाम से जानते हैं, उसे किस उपकरण के नाम से जानेंगे बताएंगे, क्या उपकरण का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी दृष्टकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृष्टकारी, जिसे रेक्टिफायर भी बोला जाता है। क्लियर हो गया, चलिएगा 35 प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग क्या होगा बताइएगा। अगर मान लीजिए प्रकाश का वेग की अगर तुलना किया जाए और रेडियो तरंग का वेग की, तो उसमें क्या होगा। मतलब प्रकाश की वेग की तुलना, देखिए प्रकाश की वेग की तुलना और रेडियो तरंग की वेग का बताइएगा क्या होगा, क्या होता है इसमें, क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है ना, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी एक समान होता है। क्या होता है, एक समान। चलेंगे 36 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है। कौन सा ऐसा जोड़ा है, कण है जो कि प्रतिकण है, कण प्रतिकण है बताएंगे कौन है इस ऑप्शन के हिसाब से। 36 का आंसर का जवाब देंगे, तो हाँ जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी यही तो सही है, कण प्रतिकण होते हैं।
जोड़ा होते हैं। 37वां प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित होता है? कौन से सिद्धांत पर है बिग बैंग थ्योरी? तो हाँ, जवाब देंगे 37 का ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव पर जो है ये सिद्धांत आधारित है। चलिएगा, 38 क्वेश्चन नंबर बोल रहे थे, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? बताइएगा, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर, 50 क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, ये बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। चलिए आगे चलें। 40 प्रश्न की बात करें तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगा? बताइएगा, शून्य में परिवर्तन रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? 40वां प्रश्न का देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। 41 क्वेश्चन नंबर है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? और सही बात है, अगर मान लीजिए किसी बस पे आप सवारी कर रहे हैं तो अचानक ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुकते कि नहीं? सीट के आगे की ओर झुक जाते हैं। तो झुक जाते हैं तो वो किस नियम पे काम करता है? तो हम अच्छे से जवाब देंगे। इसका जवाब तो आप दे चुके होंगे। क्या? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम नियम पे होता है। क्लियर हो गया? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है प्रथम नियम को, आप जानते हैं। जी का इकाई, बहुत अच्छा, ये सवाल मैंने पढ़ा चुका हूँ, स्पेशली जी का वीडियो मतलब जी का क्वेश्चन बनाया है, देख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, और ये पूछता है, एक न एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पढ़ के जरूर जाएंगे। मेरा वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा आके। तो 42 का आंसर का जवाब देंगे, 42 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी। समझ गया ना? जिसे गुरुत्वाकर्षण इनसे न्यूटन समझते हैं, संबंधित है कि नहीं? और यही तो पढ़ना है, ग्रेविटी तो पढ़ना है हम लोग को ऊपर। चलिएगा, ये मैंने हिंट दिया, अगर ज़्यादा जानकारी जानना है तो ऑनलाइन में चले जाइए, जी पे स्पेशल मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। आवेग माप है, तो आवेग माप क्या है? बताइएगा। 43 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए, भार का होता है। आवेग माप जो होता है वो भार का होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिएगा, 44 का आंसर का जवाब देंगे। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आप अच्छे से बता सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट अगर मेरा मारते हैं, टिक आउट करते हैं कम्युनिटी पोस्ट का क्वेश्चन, तो आप इसका भी जवाब देंगे 44 का आंसर का जवाब, क्योंकि क्वेश्चन मैं इसी बुक से देता हूँ। तो 44 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी होता है, किग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर होते हैं, ऐसे बोल दीजिएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 44 का आंसर का जवाब दे दिए। चलिए आगे चलते हैं। 45 का, 1 माइक्रोन बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 1 माइक्रोन? तो ऑप्शन नंबर डी, 0.001 mm होता है, बस इतना जान लीजिए। चलिएगा आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर आ गए। तापमान का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा? तापमान का बताइए। 46, तो ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। केल्विन मतलब कैसे इंडिकेट करते हैं? केल्विन, बहुत ईजी है ना। 47 क्वेश्चन नंबर, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? बता सकते हैं? अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग है आपके पास, उसका समान लंबाई को वापस आने में जो लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो हम उस बल को कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्या बोला जाता है इसे? देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यानयन बल बोला जाता है, बस बल ही बोला जाएगा, ये भी जान लीजिए। 48 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रहों की गति के नियम की बात करेंगे तो हम केपलर को याद करेंगे, और किन्हीं को याद नहीं करेंगे, केपलर को याद करेंगे। और याद रखिएगा केपलर, तो कोपरनिकस ने क्या किया था? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। कोपरनिकस क्या बोले थे ग्रहों के बारे में? कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइएगा, एक जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो ये कार्य करता है ऑप्शन नंबर डी, रैखिकीय संवेग संरक्षण पर काम करता है। ये भी क्लियर। चलिए 50 प्रश्न की बात करें। यदि एक कण का वेग अपनी आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गति ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बताइएगा। तो हम बताएंगे, बहुत अच्छे से जवाब देंगे। 50 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/9 गुना होगा। क्वेश्चन नहीं समझे तो समझिए,
यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मतलब शुरुआती मान का 1/3 कर दिया जाए, मतलब कर दिया जाता है या कर दिया जाए, तो कण का गति ऊर्जा क्या होगा? तो जैसे ही गति ऊर्जा, वेग देखिए वेग तो है ही, अब वेग का अगर हम वेग पूछता तो हूबहू रखता है 1/3 गुना, बस कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही गति ऊर्जा जो कि ऊपर हम बना चुके थे, है ना, तो जैसे ही गति ऊर्जा होगा 1/3 की बात हो रही है तो इसका बढ़ा दीजिए, तिगुना हो जाएगा। एक जैसे मान लीजिए ऊपर क्या पढ़े थे 2 गुना, 2 गुना का 4 गुना, तो उसी तरह 1/3 का 3 गुना, मतलब 1/9 गुना। बात खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।